जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आज से 1 महीने पहले मैंने बताया था कि आपको कि आरआरबी की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी निकलने वाली है। दोस्तों, बहुत जल्द वैकेंसी दिखने वाली है और वैसा ही जो मैंने बताया वही आपको देखने को मिल गया है। दोस्तों, मैंने कहा जनवरी में आपके जनवरी 24 में आपको आरआरबी की लोको पायलट की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी और जैसा कि बताया था उसी के हिसाब से आपको जनवरी में आपको उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आरआरबी आपके रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आपको देखने को मिल गई है। दोस्तों, यह आपकी 5,696 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस पूरी वीडियो में मैं उस नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। नोटिफिकेशन भी आपको दिखाऊंगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, क्या क्या आपकी एज रखी गई है, कैसे आपको उसको अप्लाई करना है, कब से अप्लाई करना है, क्या डेट है, कितनी फीस है, क्या सिलेक्शन मोड रखा गया है, मैं पूरा डिस्कस इस वीडियो में करने वाला हूं। दोस्तों, आपके आरआरबी एलएलपी ईएलपी रिक्रूटमेंट को लेकर। दोस्तों, रेलवे में भर्ती अप्लाई फॉर लोको पायलट, योग्यता आपकी 10वीं पास इसमें वो बता रहा हूँ, लेकिन 10वीं प्लस आईटीआई इसमें योग्यता रखी गई है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप गलत कमेंट ना करें। मैं जो बता रहा हूँ उसका जो डेट मैंने दिया उस डेट का धैर्य रखें, उस डेट पूरी होने तक आप इस पर विश्वास रखें। दोस्तों, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आगे मैं बात करूँ इसमें तो आपको देखो, आरआरबी ईएलपी रिक्रूटमेंट 2024 रेलवे का असिस्टेंट लोको पायलट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन डिटेल नोटिफिकेशन आपको कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा। चेक एलिजिबिलिटी चेक करें, सैलरी भी क्या है, पूरा प्रोसेस में इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, आरआरबी ईएलपी रिक्रूटमेंट 2024, ठीक है, उसकी तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। अभी हम बात करें इसकी, पूरे इंडिया में है, इसकी क्या क्या प्रोसेस है वो पूरा मैं बताने वाला हूँ। हम बात करें इसकी तो ये इसका आपका नोटिफिकेशन का नंबर है CET 01/2024। CET एक नोटिफिकेशन नंबर होता है जो निकाला जाता है, वो नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से ईएलपी की वैकेंसी है, ठीक है। ये आपके 5,696 पद निकाले गए हैं। जैसी उम्मीद थी उतने पद नहीं निकाले, जैसा कि मैंने बताया था वीडियो में, उतने नहीं निकाले, क्योंकि उसको करीबन 20 से 30 हज़ार पदों की अनुमान लगा रहे थे, लेकिन उतने पद निकाले नहीं, केवल 5,696 पद ही आपके रेलवे ने निकाले हैं। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया होती है रेलवे की। आपको पता है, पे स्केल की बात करें तो लेवल 2 रखा गया है आपके, यानी 19,900 से आपके 63,200, ये आपकी बेसिक पे होती है, आपकी फिक्स सैलरी नहीं होती। दोस्तों, इस पे आपके अलाउंसेस होते हैं, प्लस आपका डीए और आपका एचआरए या और आपका ट्रांसपोर्ट जो कुछ भी होता है वो इसके ऊपर लागू होता है। दोस्तों, ये आपकी बेसिक पे होते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आप सबको पता है, www.indianrailways.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है रेलवे की। लेकिन रिक्रूटमेंट बोर्ड की अलग होती है, जिसको हम आरआरबी बोलते हैं, वो अलग वेबसाइट होती है। दोस्तों, इसकी हम एलिजिबिलिटी की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसमें आपकी एलिजिबिलिटी आपको 10th प्लस आईटीआई आपने कर रखी है तो ठीक है। अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है, मैं कहने कि ये जो आपके दे रखे हैं रेडियो टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपने 10th प्लस आईटीआई भी किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या कुछ उन्होंने दे रखा है। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये आपका शॉर्ट नोटिस है जो आपके अखबार में न्यूज़पेपर में जो निकाला गया है, वो नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। देखो, ये सेंट्राइज जिसको CN जो जिसको बोलते हैं, CN जो इसका नंबर दिया है वो नंबर ये आपका सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ठीक है, 01/24, क्योंकि 24 का फर्स्ट वो है, ये रेलवे की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाला है। आरआरबी आपको पता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसकी तरफ से ये आपको 19 फरवरी से आपके लास्ट डेट रखी गई है इसके ऑनलाइन सबमिशन की। ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे वो आपके 20 जनवरी 2024 से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। क्लोजिंग जो डेट रखी गई है वो आपके 19 फरवरी आपको रात 12 बजे तक, 11:59 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो लास्ट डेट का इंतजार आपको करना नहीं है दोस्तों, ये लास्ट डेट का इंतजार करें नहीं तो आपको डेट पता चल गई, 20 जनवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अब कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, वो उस पूरी डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 है, 19,900 मैंने पहले बताया। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 मांगा गया है, क्योंकि जब आप ड्राइवर की पोस्ट पे जा रहे हैं तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपको ऑब्वियसली
A1 ही होना चाहिए, आपका कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेडिकल में, ऐसा वो बता रहे हैं। एज आपकी 18 से 30 मांगी गई है, अपर एज में आपकी छूट मिलेगी। एज की काउंटिंग आपकी 1 जुलाई 2024 को आपकी एज की काउंटिंग की जाएगी दोस्तों। वैकेंसी की हम बात करें तो 5696 इसकी पोस्ट रखी गई है। एज की काउंटिंग आपको पता चल गया, और एक्स्ट्रा जो आपकी अपर एज में जो छूट मिलती है कैटेगरी वाइज वो आपको मिल जाएगी दोस्तों, जैसा कि मिलता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं इसका। आगे ये है इसका थोड़ा सा इसका मेडिकल के बारे में बता दो। A1 मेडिकल का अर्थ क्या होता है। A1 मेडिकल का जो अर्थ उन्होंने रखा गया है, फिजिकली वो फिट होना चाहिए। A1 का मतलब डिस्टेंस विजन, आपके आँख 6/6 होनी चाहिए बिना चश्मे के। अगर आप चश्मे लगाते हैं तो आपकी आँख में छूट मिल जाएगी, लेकिन बिना चश्मे के आपके 6/6 होना चाहिए। आपका मेनली जो आपको कलर विजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, वाइनोकुलर विजन नहीं होना चाहिए, फील्ड ऑफ विजन, ये आपका नाइट विजन, ये आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। टोटली जो आपका मेडिकल होगा वो आंखों का मेडिकल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो इसमें मांगा गया है दोस्तों। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मैंने पहले बता दिया वही इसमें रिपीट किया है उन्होंने। ठीक है, मैट्रिकुलेशन प्लस ITI, यानी आपकी 10वीं प्लस ITI, आपका NCVT या SCVT से होनी चाहिए। किसी भी ट्रेड में आपका फिटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो, मिल्ड राइट हो, मेंटेनेंस मैकेनिक हो, रेडियो TV, ये मतलब किसी भी ट्रेड से आपकी ITI इसमें होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने एक्स्ट्रा डिग्री कर रखी है तो भी आप डिग्री से भी, इसका डिप्लोमा इंजीनियरिंग से, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन आपका है ही है, और वो डिटेल नोटिफिकेशन से बता दें क्या क्या रिजर्वेशन है आपका। जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें पता चल जाएगा SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्या इसमें बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो पहला बेनिफिट तो आपको एज में ही मिलेगा, तो एज आपकी 30 है, उससे अपर एज में आपको छूट मिल जाएगी, वो तो कंफर्म है। और कैटेगरी वाइज आपका जो रिजर्वेशन होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, हम मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, कंप्यूटर बेस्ड इसका टेस्ट होगा मोड ऑफ सिलेक्शन का, और विस्तार से मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ क्या कुछ होगा दोस्तों। ये आपका जो रिक्रूटमेंट निकला है किस किस की तरफ से निकला है, हाउ टू अप्लाई, ये मैं आप बताऊंगा आगे किस किस स्टेप में करना है। तो ये RRB, इन सभी RRB की तरफ से ये निकला है। तो कौन कौन से RRB है वो भी देख लेते हैं। अहमदाबाद है RRB अजमेर है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, ये आपकी चंडीगढ़ है, चेन्नई है, गुवाहाटी है, जम्मू श्रीनगर है। ये पहले जम्मू था, अब जम्मू श्रीनगर कर दिया इसको, कोलकाता, ठीक है, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, और ये तिरुवनंतपुरम, गोरखपुर, इन सभी जो RRB के जो जोन हैं उन सभी RRB रिक्रूटमेंट बोर्डों से ये वैकेंसी निकली है। 5696 जो पद हैं उन सभी में डिवाइड किए गए हैं दोस्तों। अब कितना किस में डिवाइड किया गया है ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन आने पर सबको पता पड़ जाएगा कि किसमें कितना डिवाइड किया गया है। लेकिन तब तक आप ये समझिए कि इन सभी RRB की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, कोई पर्टिकुलर किसी RRB की तरफ से नहीं निकाली गई है, सबका इसमें भाग है दोस्तों। लेकिन अगर उम्मीद के मुताबिक देखें तो ये पद बहुत कम है, इतनी RRB के लिए पद वैकेंसी खाली ज़्यादा है, और पद आपके कम निकाले गए हैं। हो सकता है इन पदों को आगे चल के बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, लेकिन इतना आपका पद अभी देखने को मिले हैं दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ी सी हम इसकी एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो अगर आप फीमेल हैं, EWS हैं, या SC ST हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, या आप ट्रांसजेंडर हैं, तो आपकी 250 रुपये आपकी फ़ीस रखी गई है। और अदर कैटेगरी से आप आते हैं तो आपकी 500 रुपये आपकी फ़ीस रखी गई है दोस्तों। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट कीप देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर्ड ईमेल ID एक्टिव थ्रू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपका मोबाइल नंबर और आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID है वो आपकी वैलिड होनी चाहिए और चालू कंडीशन में होनी चाहिए। आपका ये नहीं आप फॉर्म भर दें, क्योंकि कई बार क्या होता है ये पूरे प्रोसेस के जब आप एडमिट कार्ड भी निकालते हैं और सारे कई प्रोसेस होते हैं उसमें आपका मोबाइल पर OTP जाता है और आपका मोबाइल नंबर उस टाइम पर वैलिड नहीं होता, फिर आपको उसको आपके एडमिट कार्ड निकालने हैं या और प्रोसेस में बहुत सारी दिक्कतें आपको देखने को मिलती है। तो ऐसा ना करें दोस्तों, आपको वैलिड आपका मोबाइल नंबर जो आपको परमानेंट है वही उसमें फॉर्म भरते टाइम लगाएं। तो फॉर्म आपके 20 तारीख से स्टार्ट है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात है नहीं, लास्ट डेट का इंतजार करें नहीं दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस आपका दो CBT इसमें रखा गया है, CBT 1 और CBT 2, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। इसका ऑफलाइन कोई टेस्ट नहीं होगा, कंप्यूटर पे ही आपको टेस्ट देना है। जो आपका नॉर्मल पहले जो प्रोसेस होता था वही प्रोसेस आप फॉलो किया जाएगा, लेकिन कुछ सिलेबस में इसमें चेंजेस देखने को मिल सकती है दोस्तों। CBT फर्स्ट की हम बात करें, मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन होगा, ड्यूरेशन आपके 60 मिनट का पेपर होगा, जिसका मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ठीक है, जनरल साइंस
और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 60 मिनट मिलेंगे आपको, 75 क्वेश्चन होंगे, 75 नंबर के होंगे। और गलत एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा और गलत आंसर देने पर आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 75 क्वेश्चन 60 मिनट आपको, और गलत आंसर देने पर आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। CBT 2 की बात करें, CBT 2 इंपॉर्टेंट होता है। CBT 1 पास करने के बाद आप CBT 1 को पास कर लेंगे तभी CBT 2 में एंटर माने जाते हैं दोस्तों। जब CBT 2 क्लियर होता है, CBT 1 क्लियर होता है, तभी आप CBT 2 के एलिजिबल माने जाते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT 2 की बात करें, वो भी आपका ऑनलाइन होगा। उसकी ड्यूरेशन आपकी 2 घंटे 30 मिनट रखी जाएगी। ये सबसे बड़ा होगा। फर्स्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सेकंड जो होता है वो आपका इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका जिसके अंदर आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसके अंदर कई सेक्शन आपके रखे जाएंगे। सेक्शन में हम बात करें, पार्ट 1 के अंदर आपके मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर वही होंगे सब। और सेक्शन के अंदर पार्ट बी की बात करें, रिलीवेंट ट्रेड, जो आपकी जिस ट्रेड में आपने ITI की है, जो आपकी ट्रेड में जिस जा रहे हो उस ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब पार्ट ए के अंदर हम क्वेश्चन की बात करें तो आपके 100 क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी के अंदर बात करें तो आपके 75 क्वेश्चन होंगे। और पार्ट ए के अंदर जो 100 क्वेश्चन होंगे वो 100 नंबर के होंगे। पार्ट बी के अंदर जो 75 क्वेश्चन होंगे वो आपके 75 नंबर के होंगे। अब प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा और आपका गलत आंसर देने पर आपका 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी 1/1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है दोस्तों। तो इसका मोटा मोटा आप ये समझो कि इसके अंदर 2 कंप्यूटर टेस्ट होंगे आपके। पहला CBT होगा, वो आपका सबका सेम होगा। उसके बाद आपका ट्रेड वाइज होगा, सेम में आपका 60 मिनट का आपका पेपर होगा, जिसके अंदर आपके 75 क्वेश्चन होंगे और 75 नंबर उनके मार्क्स रखे जाएंगे। और 75 नंबर में से आपको जितना क्वालिफाई आप जितना ला सकते हो उतने नंबर आपको लाना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रखा गया। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 1/3 आपका काट लिया जाएगा नंबर एक आंसर देने पे दोस्तों, ठीक है। CBT 2 की बात करें, दूसरा जब फर्स्ट आप क्वालिफाई कर लेंगे तो सेकंड में आप जाएंगे तो वो भी आपका ऑनलाइन ही होगा। CBT आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो भी आपका ऑनलाइन ही होगा दोस्तों, ठीक है। उसके अंदर आपका समय जो ड्यूरेशन रखा जाएगा वो आपका 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का आपका टाइम ड्यूरेशन रखा जाएगा। यानी 2.5 घंटे का जब आपका पेपर है तो आपके क्वेश्चन भी उसमें अच्छे खासे आने वाले हैं। और वो क्वेश्चन की जो संख्या है वो आपकी 175 रखी गई है दोस्तों। 175 क्वेश्चन की संख्या है, जिसके 2 भाग होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपके 100 क्वेश्चन रखे जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स और आपके रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से संबंधित होंगे दोस्तों। पार्ट बी के अंदर आपका टेक्निकल होगा, जो जिस ट्रेड में आपने की है, आप पॉलिटेक्निक से हैं तो पॉलिटेक्निक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप ITI से हैं तो ITI से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चनों की जो संख्या होगी वो 75 रखी गई है। और उसमें आपके 75 में से 75 क्वेश्चन 75 नंबर के होंगे दोस्तों। जिन दोनों के लिए जो टाइम मिलेगा, टाइम कंबाइंड आपका 2 घंटे 30 मिनट दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक के लिए 1 नंबर। इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 ही रखी गई है, ठीक है। दोनों में आपकी नेगेटिव मार्किंग सेम है दोस्तों, ठीक है। नीचे लिखा है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको CBAT बोलते हैं। कैंडिडेट हु क्लियर द CBT फर्स्ट, CBT 2, ठीक है, कॉल्ड फॉर इट। यानी जब आप CBT 1 और CBT 2 को क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको CBAT के लिए बुलाया जाएगा। वो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ही होगा दोस्तों, ठीक है। उसके लिए बुलाया जाएगा और उनको फाइनल सिलेक्शन के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको CBT 1 करना है, फिर CBT 2 करना है, फिर आपको CBAT क्वालिफाई करना है दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि इसको आपको अप्लाई कैसे करना है फॉर्म को, हाउ टू अप्लाई या हाउ टू सबमिट RRB ELP एप्लीकेशन फॉर्म। इसके कुछ स्टेप हैं वो मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों, ठीक है। बाकी आपको 20 तारीख को जैसे ही स्टार्ट होंगे उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा, और डिटेल नोटिफिकेशन आने पे भी मैं इसका पूरा वो दे दूंगा। और ये आपका शॉर्ट नोटिस है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इसको पढ़ सकते हैं पूरी तरीक़ा से दोस्तों, ठीक है। तो विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट इंडियन रेलवे है या RRB रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ से आपको क्या करना है, रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है और वहाँ पर आपको
RRB ELP रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है, उसकी एलिजिबिलिटी सब कुछ पढ़ना है, उसमें दिया होगा। उसके बाद उसमें साइड में ऑप्शन होता है रजिस्टर्ड या लॉगिन का। अगर आपने पहले से रजिस्टर्ड है, आपने पहले कभी किया है, पहले फॉर्म भरा है, तो आप रजिस्टर्ड पे कीजिए, नहीं अदरवाइज लॉगिन पे कीजिए, नहीं अदरवाइज रजिस्टर्ड कीजिए। तो रजिस्टर्ड कीजिए, रजिस्टर्ड में कुछ आपकी एसेंशियल जो उसके अंदर आपकी पर्सनल है या क्वालिफिकेशन से संबंधित है वो उसमें मांगेगा दोस्तों। फिर आपको फिल करने के बाद फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसके अंदर भी कुछ डिटेल्स हैं, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ETC जो इंस्ट्रक्शंस उसमें मिलेगा नोटिफिकेशन में, उसके हिसाब से आपको भरना है। अगला स्टेप आता है आपका अपलोड डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट को क्या है, स्कैन्ड कॉपी, जो भी आपकी कॉपीज हैं उनको, ओरिजिनल जो कॉपी है उनको स्कैन करना है। स्कैन करके उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटों को उस फॉर्मेट साइज में क्या कर देना, अपलोड कर देना। जो जो उसमें मांगा जाए, उसमें आपकी बेसिकली ITI 10th पॉलिटेक्निक, ये तो आपकी क्वालिफिकेशन है वो मांगेगा। पर्सनल की हम बात करें तो आपका आधार कार्ड मांग सकता है, और बात करें हम तो आप कास्ट से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट मांग सकता है, ये आपकी, और फोटो सिग्नेचर तो आपके हर फॉर्म में मांगे ही जाते हैं। तो ये आपकी पर्सनल वो हो गई दोस्तों। उसके बाद फिर आपको जाना है पे द एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करना है, वो ऑनलाइन पेमेंट मोड से करना है। एप्लीकेशन फ़ी कितना पे करना है मैं वीडियो में पहले बता चुका हूँ और लास्ट में अभी बता दूँ। अगर आप SC ST OBC और एक्स सर्विसमैन से आते हैं या ट्रांसजेंडर हैं तो आपको 250 रुपये पे करना है, 250 रुपये पे करना है। और आप रेस्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज, आप जनरल हैं और कोई हैं तो आपको 500 रुपये इसका एप्लीकेशन फ़ीस देना होता है दोस्तों। अब आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे ये फीस का ही गवर्नमेंट करती क्या है। जब आप फीस पे करते हो, गवर्नमेंट को देते हो, तो वो फीस है, उस फीस को ही दे के आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं दोस्तों। क्योंकि एग्ज़ाम जब कराते हैं तो उसमें भी कुछ चार्ज जाता है। जिस लैब में, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में आपके एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर उस कॉलेज के संस्थापक को या उसके प्रिंसिपल को या जिसका भी कॉलेज है, जिसका लैब है, और जो भी इंस्ट्रक्टर वहाँ, जो भी इन्विजिलेटर जो लगे होते हैं, उनको भी पैसा पे करना होता है। वो पैसा आपने जो दिया है गवर्नमेंट उसी को देती है। क्योंकि जो एजेंसी लेती है उस एजेंसी को जो पैसा गवर्नमेंट जो टेंडर निकालती है, वो टेंडर आपने जो पे किया है वही दिया जाता है। बाद में आपके कई स्टेप भी इसमें रखे गए हैं, उन स्टेपों का पूरा खर्चा आपने जो पे फीस दिया उस फीस पे ही उठाया जाता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं लिख के। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।